तो देश के सबसे पॉपुलर डिबेट शो यानी बहस के कार्यक्रम देश की बहस में मैं दीपक चौरसिया आज से नए लुक, नए अंदाज और उसी तेवर में देश की बहस की शुरुआत करूंगा। लेकिन उससे पहले आपको वंदन है, अभिनंदन है, नमस्कार है। और आज से देश की बहस आपको नए रंग, रूप और तेवर के साथ दिखाई देगी। तेवर वही पुराने होंगे लेकिन और धारदार होंगे ये तेवर, और ऐसे ऐसे मुद्दों को उठाएंगे जो आप चुनते हैं, क्योंकि हमारे दर्शक ही हमारे लिए सब कुछ है, हमारे भगवान हैं, हमारे देवता हैं, और लोकतंत्र भी जनता की राय के आधार पर ही चलता है। इसीलिए सबसे बड़ा लोकतांत्रिक बहस का शो है जिसमें जनता ये तय करती है कि किस मुद्दे पर बहस होनी है। आज का मुद्दा क्या है? आज का मुद्दा हम बताएं, मोहन भागवत जी का बयान जो आपने चुना है। मोहन भागवत ने कहा था कि हिंदुत्व में लिंचिंग की कोई जगह नहीं है, ऐसे लोग हिंदू नहीं हो सकते जो लोग लिंचिंग करते हैं। लेकिन उनके बयान की कई तरह के अर्थ निकाल लिए गए, राजनीतिक बयान कह दिया गया उनका बयान। भागवत के डीएनए वाले बयान पर सियासी घमासान क्यों? उन्होंने ये भी कहा था, हिंदू हो या मुसलमान, भारत में सब लोग 40,000 साल से एक साथ रह रहे हैं, और चाहे हिंदू हो या मुसलमान उसका डीएनए एक है। इसलिए कहा क्योंकि हमारे पूर्वज, ऐसा माना जाता है हमारी परंपराओं में, हमारी कथाओं में, हमारे वेद पुराण के अंदर, कि हम सब के पूर्वज, हम भगवान राम की संतानें हैं, और हम हिंदू हो या मुसलमान सबका डीएनए एक जमाने में एक ही हुआ करता था। क्या भागवत के इस बयान पर राजनीतिक घमासान होना चाहिए? इसी पर आज बहस करेंगे। और क्या हिंदुत्ववादी सोच ही लिंचिंग कराती है? यह भी बहस का मुद्दा होगा। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं भागवत ने क्या बयान दिया और उस पर क्या सियासी संग्राम मचा। भारत के सब लोगों का डीएनए समान है। लिंचिंग करने वाले ये हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं। डर लगता है कि हिंदू मेजॉरिटी देश में आप रहोगे तो आपका इस्लाम चला जाएगा। हमारे यहाँ ऐसा नहीं। हिंदू और मुस्लिम अलग नहीं, सभी भारतीयों का डीएनए एक है। भारतीयों के डीएनए की संघ प्रमुख ने व्याख्या क्या की? पिछले 2 दिन से सियासी गलियारों में उनके बयानों पर घमासान मच गया है, जबकि उन्होंने देश को जोड़ने की बात कहते हुए साफ कर दिया कि 40,000 सालों से हम एक ही पूर्वजों के वंशज हैं, यानी हम अलग नहीं हैं। हम समान पूर्वजों के वंशज हैं। ये विज्ञान से भी सिद्ध हो चुका है। 40,000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरहुआ डीएनए समान है। हिंदू कहते कि यहाँ एक भी मुसलमान नहीं रहना चाहिए, तो हिंदू हिंदू नहीं रहेगा। भागवत ने लिंचिंग करने वालों को भी कड़ा संदेश दिया कि ऐसे लोग हिंदुत्व के विरोधी हैं। बावजूद इसके उनके बयानों पर एक बार फिर राजनीति गर्मा गई है। ये सिर्फ लिप सर्विस है, देश की जनता की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। और सबसे बड़ा काम यह है कि वेस्टर्न कंट्रीज में, खास तौर से यूएसए में, वहां पर यह पैगाम दिया जा रहा है। भारत को इसी की, ऐसे संदेश की, ऐसे बात की आवश्यकता थी जिससे कि आपसी भाईचारा बने। ये बयान गाहे बगाहे हेडलाइन मैनेज कर लेगा, लेकिन जमीन पे उतरने से इनकार कर देगा। कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने भी मोहन भागवत के सधे हुए बयान पर राजनीतिक रंग चढ़ा दिया। देश की बहस में चर्चा है कि जब संघ प्रमुख ने देश की एकता और अखंडता के लिए सुंदर और स्पष्ट संदेश दिया, तब भी विपक्षियों के स्वर कट्टरता की कड़वाहट मिला, देश के मूल डीएनए से छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो आइए देश की बहस में देख लेते हैं आज का सवाल क्या है, उसी के बाद बहस की शुरुआत करेंगे। आप जानते हैं हमारे साथ दर्शक भी जुड़ते हैं, तो आज दिव्या त्रिवेदी गांधीनगर से जुड़ेंगी, ललित गौर दिल्ली से जुड़ेंगे, गिरीश सारस्वत गाजियाबाद से जुड़ेंगे और शुभम पांडे मुरादाबाद से। लेकिन सबसे पहले सवाल हम आपको दिखाते हैं। सवाल हमने पूछा है कि क्या लिंचिंग की घटनाओं को धर्म से जोड़ा जाना सही है? जिस तरह से बोल देते हैं कि सिर्फ हिंदुत्ववादी लोग ही लिंचिंग करते हैं, ये आज बहस का मुख्य विषय होगा। हाँ या ना में आप जवाब दीजिए। जवाब के तरीके आपको पता है, आपको ये भी पता है कैसे कैसे वोट करना है, आप जानते हैं। आप हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पर जा सकते हैं, आप ट्विटर हैंडल पर भी पोल पर वोट कर सकते हैं। कार्यक्रम के बारे में राय है, सुझाव है, नया लुक आपको कैसा लगा? अगर आप इन मुद्दों पर बात करना चाहते हैं तो आप एक छोटा सा व्हाट्सएप बनाकर 9711002266 पर व्हाट्सएप कर दें।
सीधे चलता हूं अपने महत्वपूर्ण और बड़े पैनल के पास। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और प्रखर पत्रकार प्रेम शुक्ला जी जुड़े हुए हैं। मेरे साथ माजिद हैदरी जी जुड़े हुए हैं जो एक पत्रकार हैं और विचारक हैं। मेरे साथ थोड़ी देर में विवेक श्रीवास्तव जी जुड़ेंगे लेफ्ट पार्टी की तरफ से, और मेरे साथ संगीत रागी प्रोफेसर संगीत रागी जुड़ेंगे जो DU के प्रोफेसर हैं और साथ ही साथ संघ के जानकार भी, संघ के विचारक भी। सबसे पहले चलता हूं प्रेम शुक्ला जी के पास। नहीं, माजिद हैदरी से सवाल होना चाहिए। माजिद हैदरी जी, आपको भी लगता है कि हिंदुत्व ही लिंचिंग सिखाता है जैसा असदुद्दीन ओवैसी साहब इंडिकेट कर रहे हैं? आज मैं लड़ना नहीं चाहता, इन पंक्तियों से शुरू करूंगा और समर्पित करूंगा माननीय मोहन भागवत जी को कि खुद जियो औरों को भी जीने दो, यही तो है जिंदगी का रास्ता, तुम्हें अमन का शांति का वास्ता। माननीय मोहन भागवत जी ने जो कहा है, मैं बतौर भारतीय मुसलमान उनके साथ इस बात पे खड़ा होने को तैयार हूं जोड़ने का है। उनने कहा हमारे भारत के पूर्वज केवल एक हैं, मैं कहता हूं पूरे विश्व भर के जो हमारे पूर्वज हैं वो एक ही। लेकिन आज मैं इसी मंच पे शुक्ला जी के सामने, बाकियों के सामने साबित कर दूंगा कि कौन सच्चा है, हम लोग सच्चे हैं कि आप लोग सच्चे हैं। अब आप देखिए बात क्या है। मोहन भागवत जी ने जो कहा ठीक है जनाब, तो आज एक चीज करते हैं, आ गए आप अपनी लाइन पर, का नाम वापस झगड़ा नहीं करना चाहता देते हैं, लाइन पर आने में 1 मिनट लगा, कहानी खत्म। नहीं दीपक भाई, आज से लव जहाद कोई शब्द इस्तेमाल नहीं करेगा। जो मुसलमान लड़का हिंदू लड़की से शादी करना चाहता है वो करे, क्योंकि जब मोहन भागवत जी ने आज खुद कहा है कि हमारे सबों के पूर्वज एक हैं, तो लड़ाई झगड़ा किस बात? बिल्कुल करे। स्पेशल मैरिज एक्ट ले और करे, आज के कोई बाद दिक्कत नहीं है। माजिद हैदरी जी स्पेशल मैरिज एक्ट अपनाए और करे। नहीं देखिए, स्पेशल मैरिज की बात मत कीजिए, जब दिल मिल रहे हैं तो कंडीशन मत रखिए। मोहन भागवत जी खुद कह रहे हैं, प्रयागराज आज से नहीं कहेंगे, आज सब मंच पे जो है वो इलाहाबाद। तो फिर आप भी कंडीशन मत रखिए ना, आपके हिसाब से तो गैर मुस्लिम लड़की मुसलमान से शादी कर ही नहीं सकती, तो फिर आप बोलेंगे धर्म परिवर्तन। पूरे विश्व के पूर्वज हजरत आदम अलैहिस्सलाम, ये हमारा ईमान है। पूरे विश्व के वासुदेव कुटुंबकुम, सबों के पूर्वज हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। हम तो मानते हैं, हम तो कह रहे हैं इसलिए लड़ाई झगड़ा आज से बंद। क्या बीजेपी वाले, RSS वाले मेरी बात मानने को तैयार है? हो गया सामने, देश के सामने आज मैंने सबों का हिसाब बराबर हो जाएगा। आज असलियत पता चलेगी कौन सच्चा है कौन झूठा है। बताइए, सबों के पूर्वज एक, और आगे ना कोई सवाल यहीं से। प्रेम शुक्ला जी बताइए, प्रेम शुक्ला जी बताइए, उन्होंने बता दिया सबके पूर्वज कौन है। जी, हजरत आदम अलैहिस्सलाम है, हमारा ईमान है जी। हमारे सबके पूर्वज तो मनु और शत्रुपा है। देखिए, जो मनुष्य है, मनुष्य शब्द जो है, जो सनातन से निकला है, वेदों से निकला शब्द है। वेदों से निकला शब्द जो है वो मनु है। मनु और शत्रुपा सबके जो है आदि पुरुष है। सबसे पहला जो मनुष्य है वो मनु है, पहली जो नारी है वो शत्रुपा है। मनु के जो पुत्र है वो मनुष्य है, और मनु की जो पुत्रियां हैं वो मानवी हैं। तो ऐसे में जो है सारा जो झगड़ा है, आप कृपा करके मुझे बता दीजिए, अरब के लोगों से जहां से आदम हव्वा का किस्सा लेके आते हैं, क्या इनका DNA अरब के लोगों से मिलता है? दलितों के खिलाफ है। माजिद हैदरी जो है अपना DNA टेस्ट करा ले और पता लगा ले कि मक्का के लोगों से इनका DNA मिलता है क्या, तो आप अफ्रीका के लोगों से इनका DNA मिलता है, पूरा मौका दिया मैंने, यूरोप के लोगों से इनका और DNA बात मिलता करिए है ना, क्या? कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, राम सेतु तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दीपक जी, अब जरा शांत हो जाइए तो मैं बताऊं। हमारा मानना है कि आप कृपा करके मुझे बताइए ना। अब ये फिर बीच में बोलने लगे, ये बीच में फिर बोलने लगे, क्यों बीच में बोल रहे हैं? आपको फिर अवसर देंगे ना दीपक जी, आपको वादा कर रहे हैं दीपक जी, आराम से डिस्कशन करिए। देखिए, मैं किसी को रोकता टोकता नहीं हूं, अपना पॉइंट रखिए, आर्ग्यू करिए, इसीलिए ये लोकतांत्रिक बहस का सबसे बड़ा शो है। जो सिंधु सभ्यता के लोग हैं, देखिए, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या पारसी हो, जो इस देश में रह रहा है, उसके पूर्वज जो हैं वो सिंधु सभ्यता वाले हैं कि नहीं है? और सिंधु की जो प्राचीन सभ्यता है, उस प्राचीन सभ्यता से जो लोग निकले हैं उनका DNA एक है कि नहीं है? लेकिन इजिप्ट की सभ्यता वालों का, मेसोपोटामिया की सभ्यता वालों का, तो खुद बाहर से आए थे, यूनान की सभ्यता वालों का, बाहर से आए थे, यूरोप की सभ्यता वालों का, उनका DNA क्या हमारे लोगों के DNA से मिलता है? तो नहीं मिलता। वैज्ञानिक DNA की बात कर रहे हैं आप, आर्यों का DNA, द्रविड़ों का DNA सेम कहाँ है सर? आर्य तो बाहर से आए थे। बीच में बोल रहे हैं आप जर्मनों का इतिहास जाना पड़ेगा, संयम रखिए ना, विवेक श्रीवास्तव जी, संयम रखिए ना, संयम रखिए। आर्य यहीं के हैं, अच्छा, आर्य यहीं के हैं, भारत के हैं, भारतीय है, विशुद्ध भारतीय है। सिंधु सभ्यता में ही उनके पूर्वजों का निवास है,
उनके पूर्वज राम और कृष्ण ही है। राम और कृष्ण का इतिहास हजारों हजार वर्ष पुराना है। आर्य समाज जिन तो- लोगों ने आर्य कल का समाज तो इतिहास मूर्ति पूजा नहीं मानता जर्मनों है। के जूटन पर लिखा है, आर्य समाज तो जर्मनों के मूर्ति जूटन पूजा पर भी नहीं लिखे गए मानता। इतिहास को आज भी जर्मनी के लोग जिन्होंने आर्य की थ्योरी लाई, अब आप दो वो चीजें आज कह भी रहे हैं कि अपनी आर्य समाज नस्ल गलत है। को लद्दाख से जोड़ते हैं। लेह लद्दाख से उनकी नस्ल गई है, ये वैज्ञानिक तथ्य है। जिन जर्मनों कोई ने वैज्ञानिक तथ्य नहीं जिनके है, आपको जूठन इतिहास का ज्ञान इतिहास नहीं है। को आपने सत्य मान लिया और है, दूसरी बात, उस जूठन मनुस्मृति दलितों इतिहास के का खिलाफ है। तथ्य यह है जिस कि मनुस्मृति का आज आप हवाला दे रहे हैं, भी दलितों के जर्मन खिलाफ अपने है। पूर्वज लेह उसमें यदि कोई लद्दाख दलित के वेद पढ़ता है तो आर्य उसके कान में परिवारों पीला को वो ही शीशा मानते डालता है। हैं। ये यह मनुस्मृति में लिखा वैज्ञानिक है। सत्य है, यह वैज्ञानिक विवेक सत्य श्रीवास्तव जी, है। बीच में और नहीं, इस आपका वैज्ञानिक मौका तथ्य फिर चला पर जाएगा। कोई भी जहालत करना चाहे, मार्क्सवादी जाहिलों का कोई जो है वैज्ञानिक आधार नहीं है। मैं वैज्ञानिक आधार पर इसीलिए बातें कर रहा अब हूँ, मैं बोलता हूँ, अब आप मेरे विज्ञान प्रश्न सुन सम्मत लीजिए। बातें कर रहा हूँ। और जब डीएनए नहीं, की मैं बात होती वैज्ञानिक है बातें कर रहा हूँ। तो मैं तो बड़ी डीएनए कोई जो है respectfully आपसे मार्क्सवाद पूछ का रहा हूँ। प्रकट आप स्वरूप ruling नहीं पार्टी के प्रवक्ता है, हैं। बल्कि डीएनए जो है तो मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर दे दीजिए। जीव विज्ञान का एक टर्मिनोलॉजी है, और जीव विज्ञान की टर्मिनोलॉजी के हिसाब से जो भारत का डीएनए है वो भारत की भूमि से ही, जो मूल भारत में पैदा हुए हैं, जो सिंधु सभ्यता जिनके पूर्व अब आप साइंटिफिकली गलत हैं। जो अब सनातन अगर वेद दीपक जी को मुझे मानते समय दे तो मैं बोलना हैं, चाहूंगा। जिनकी वैदिक आप बिल्कुल निष्ठा गलत रही है। जैसे आरएसएस जो को यहाँ कुछ नहीं महात्मा मालूम, बुद्ध आरएसएस के की नियमों को आइडियोलॉजी गलत मानते रहे हैं। है। ऐसे ही आप भी आज बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से गलत आप बोल रहे होते हैं। कौन है मेरे परीक्षक? आप जैसे अब मैं आपको बता देता हूँ आप कहाँ गलत हैं। विवेक जी, बीच में नहीं, प्लीज, बीच में नहीं। जूठन चाटने वालों से मुझे किसी प्रमाण पत्र की अब आप यही आवश्यकता नहीं है। शब्दों का प्रयोग मत करिए। अगर आप में धैर्य है और हिम्मत है तो आप मेरे प्रश्नों के उत्तर दे दीजिए। वालों से मुझे अब यही इतिहास सब के जूठन प्रमाण चाटना, पत्र की चाइना बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। 1962 इसके अतिरिक्त आरएसएस के बिल्कुल पास आवश्यकता नहीं आइडियोलॉजिकली है। कुछ है नहीं बोलने के लिए। आप लोग खोखले हैं और प्रश्नों से डरते हैं। आपके पास मैं क्या है? मार्क्स आपको का मान्यवर जूठन कह रहा हूँ, चाटने के रिस्पेक्ट अलावा दे रहा हूँ। आप माओ मेरे के प्रश्नों का उत्तर अपराध- दीजिए। एक मिनट विवेक श्रीवास्तव जी, प्रेम शुक्ला जी रुक जाइए, रुक जाइए, स्टालिन के नरसंहार एक मिनट रुक जाइए। चलिए विवेक श्रीवास्तव जी, विवेक श्रीवास्तव जी, विवेक श्रीवास्तव जी, आप और प्रेम शुक्ला आमने सामने हैं। दागिए पहला सवाल, दागिए पहला सवाल, मेरा पहला और मुझे सवाल। बताइए मैं आपका बड़े- डीएनए भारतीय है या आपका डीएनए नहीं, चाइना नहीं, से हाँ, आया? बिल्कुल। हर मार्क्सवादी का। बिल्कुल जी, बिल्कुल। पहले मुझे इस बात का अब आप जवाब सुन दीजिए। लीजिए। नहीं, अब आप सुने पहले। आप वो आपको भी मालूम है मैं हिंदुस्तानी हूँ, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन मानता हूँ। वो सेंसेशन क्रिएट करने के लिए चाइना आप लोग क्यों बीच में लाते हैं, उससे आपकी डिबेट या आपके पॉइंट को स्ट्रॉन्ग नहीं होने वाले। अब आप सुनिए प्रश्नों के उत्तर। पहला इन्होंने मनुस्मृति को मेंशन किया, मनु को इन्होंने मेंशन किया। आप राम और कृष्ण में सुनिए अपना सर, मेरे पूर्वज प्रश्नों का पाते हैं उत्तर कि दीजिए ना। नहीं? आप लर्नेड कि आदमी हैं, मार्क्स और तो आप लेनिन लर्नेड अपना आदमी की पूर्वज तरह पा बात रहे करिए। हैं। मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आप पहला मार्क्स प्रश्न है, लेनिन माओ में सुनिए। अपना पूर्वज पाते हैं अरे भैया, कि मार्क्स लेनिन राम माओ पे कृष्ण में डिबेट नहीं है, अपना मोहन पूर्वज भागवत पे पाते हैं, डिबेट ये बताइए है। ना। मार्क्स लेनिन पे भी बहुत डिबेट सीधा कर सा लेंगे। सवाल है। मोहन भागवत जी से तो श्रीमान प्रश्न आपसे विवेक प्रश्न जी सुनिए पहले। श्रीवास्तव, आप आपसे पहली बात सीधा और बताइए, सरल मनु को प्रश्न आप है। मानते हैं? आपके पूर्वज मनुस्मृति कौन में है? दलितों शी का जिनपिंग के वेद पूर्वज एवं आपके शास्त्र पूर्वज पढ़ना हैं? वर्जित कि है। आदरणीय यदि नरेंद्र कोई मोदी दलित जी के वेद पूर्वज पढ़ेगा आपके पूर्वज तो हैं? मनुस्मृति के हिसाब कौन से आपके पूर्वज उसके है? कान में बताइए ना। पिघला हुआ शीशा डाला भारत जाएगा। भूमि में तो आपके क्या पूर्वजों आप का इस चीज उद्गम को है मानते कि हैं? चीन में ये आपके है मेरा पूर्वजों पहला का प्रश्न। उद्गम है? अब आप कि बताइए सोवियत मेरे में अच्छा, आपके मैं पूर्वजों दोनों का से रिक्वेस्ट उद्गम है? करूंगा बॉस, जर्मनी आप में दोनों आपके स्काइप पूर्वजों पे का जुड़े हुए उद्गम है? हैं। आप जापान जैसे में एक आपके दूसरे पर पूर्वजों चिल्लाते का हैं, आपकी उद्गम आवाज है? ब्रेक होना शुरू हो दीपक जी, जाती मेरे प्रश्न है। है। तो कृपया संयम से अपनी बारी पर बोलिए, बढ़िया बहस करिए। तो अब इनको चुप कराइए, आपने मुझे समय आप भी दिया है, बीच तो में आप बहुत सुनिए मेरे टोकते हैं ना प्रश्नों को विवेक पहले। श्रीवास्तव जी। नहीं, अब आप मेरे 30 सेकंड के शब्द हैं, उससे ज्यादा नहीं बोलूंगा। पहला शब्द फिर रिपीट कर रहा हूं, मनु जिसका आप उदाहरण दे रहे थे, ठीक है। मनुस्मृति के अंदर दलितों के खिलाफ बहुत सी बातें लिखी हैं, महिलाओं के खिलाफ बहुत सी बातें लिखी हैं। यदि कोई दलित दूसरे वेद मनु पढ़ेगा है जी। या शास्त्रों को पढ़ेगा तो उसके कान में पिघला हुआ आप शीशा हर डाला युग का, हर जाएगा। मनवंतर क्या का एक मनु आप हुआ, आपको मनुस्मृति पता को नहीं है। एंडोर्स करते हैं? आप हम गलत नहीं मनु की करते बात कर रहे हैं। हैं। हम मनुस्मृति के खिलाफ हैं, हम मनु के कॉन्सेप्ट के खिलाफ हैं। पहली चीज। मनवंतर के दूसरी मनु चीज अलग है, आप ही को आप करूंगा मैं। मनुस्मृति के मनु आपके अलग चाहते है। देश आप यूनाइटेड बेसिक स्टेट्स ऑफ भी नहीं अमेरिका जानते के हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी आपको के बेसिक ही किसी नहीं भी पता है इतिहासकार से विवेक बात जी। करिए। आप अगर मैं गलत रूस उद्धृत चाइना कर का रहे हैं। एग्जांपल देता तो आप मुझ पर अलग लांछन मनवंतर लगवाते। के मनु जो है, हर आर्यंस बाहर से मनवंतर आए के थे। एक मनु है। यहाँ की सभ्यता उस जमाने में हर द्रविड़ों की थी। मनवंतर के एक उसके बाद मनु है। आर्य और द्रविड़ सभ्यता के बीच में युद्ध और हुआ मनुस्मृति और के बाद मनु में राजा दोनों एक हैं। साथ रहना वो सीखे। वो तो इमिग्रेशन इज अ वे ऑफ लाइफ। आप जानते ये ही नहीं मार्क्सवाद है। कहता आप है जबरदस्ती बहस कर रहे हैं। इमिग्रेशन इज अ वे ऑफ लाइफ। आज हमारे हिंदुस्तानी भाई अमेरिका
अमेरिका में रहते हैं, हमारे हिंदुस्तानी भाई यूरोप में भी जाके रहते हैं, है ना। तो इमिग्रेशन पृथ्वी का एक नियम है, इमिग्रेशन हजारों सालों से होता चला आया है, होता चला आएगा। हर कल्चर को एक दूसरे को टॉलरेट करना पड़ेगा, रेस्पेक्ट आपको एक दूसरे को देनी पड़ेगी।
बिना इमिग्रेशन के ये पृथ्वी नहीं क्या कहना चाह रहे हैं आप? डीएनए डिफरेंट है कि नहीं? इंटर अरे भाई, रिलीजियस ये क्या कह रहे हैं? ये क्या कह रहे हैं आप? फ्यूचर ऑफ इंडिया। आप चीन में अगर मान लीजिए प्रवास कर जाएंगे, चाइना तो नहीं कह रहा सर, मैं चीनी इंडिया की मूल बात के कर नहीं रहा हो हूँ। जाएंगे और जहां तक मूल मोहन भारतीय भागवत जी का कहलाएगा सवाल है, विवेक जी। मैं सुनिए, मैं स्वागत कर रहा हूँ आप मोहन तो भागवत जी चीन का। में प्रवास आप हम कर सुनिए, जाएंगे। विवेक श्रीवास्तव तर्क नहीं, नहीं है आप आपके चीन पास। में जाएंगे क्या? आप कोई बताइए तर्क नहीं है। विवेक श्रीवास्तव जी, मेरे जी। सीधे सवाल का जवाब दीजिए, सीधा जी, जवाब दीजिएगा। जी आपके पूर्वज कौन सीधा थे? सर। आपका डीएनए कहाँ का है ये बता दीजिए। भाई, जहां तक रेशियली जो मैंने स्टडी किया, मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ, मैंने कुछ स्टडी आपके पूर्वज किस देश से आए थे बताइए। अरे सुन लीजिए ना सर, मैं बहुत अच्छी बातें बता रहा हूँ। मैंने हिस्ट्री ऑफ जाट्स पढ़ा, सुनते जाइए आप। हिस्ट्री ऑफ गुजर्स पढ़ा, क्योंकि मैं श्रीवास्तव हूँ। कायस्थ, तो हिस्ट्री ऑफ कायस्थ पढ़ा। आप जातियों में क्यों जाते हैं सर? आप तो मार्क्सवादी है। आप सुन जब लीजिए, आपका धर्म में भरोसा नहीं तो जातियों पर भी नहीं होना चाहिए। ये धर्म नहीं होता सर, रेसेस है, रेसेस। मंगोल एक रेस है, चाइना में हैन एक रेस है। हैन चाइनीज को तिब्बत में बसाया गया है, वो एक अलग रेस है। जो ओरिजिनल तिब्बतियंस थे वो अलग हैं। तो रेसेस कुछ होती हैं, वो जैसे कि अलग अलग जानवरों के ब्रीड्स हैं, हमारे अंदर भी कुछ इस तरह के बदलाव होते हैं। अगर श्रीवास्तव जिस कम्युनिटी से मैं हूं, अगर हम आर्य हैं, यही तो आप कह रहे हैं ना। हमारे पूर्वज बाहर से आए थे, हमारे पूर्वज बाहर से आए थे। यहाँ पे द्रविड़ सभ्यता आपको भारतीय मूल होने पर शर्म है। उसके बाद आप कहाँ से आए? अफ्रीका से आए? आप साउथ अफ्रीका से आए नहीं, या साउथ चाइना सी के आसपास पैदा हुए? बताइए। सारे आर्य बाहर से आए हैं, फिर दोनों सभ्यताओं में तालमेल हुआ, दोनों सभ्यताओं ने एक दूसरे के साथ रहना सीखा। हमने मूर्ति पूजा द्रविड़ों से सीखी। आर्य समाज के किसी मंदिर में चले जाइए, आर्य समाज के अंदर मूर्ति पूजा वर्जित है। दयानंद सरस्वती को आज दीपक चौरसिया आप गलत कह दीजिए, न्यूज नेशन गलत कह दे। दीपक चौरसिया जी आर्य समाज और आर्यों को समझ रहे हैं, तो आर्य समाज में दयानंद सरस्वती को आप पढ़ लीजिए। विवेक श्रीवास्तव, द्रविड़ों की सभ्यता अलग कितना थी, सिंपल से आर्यों की इसको सभ्यता कंफ्यूज अलग कर रहे हैं आप। मूर्ति पूजा कितने सिंपल पे सही इशू में ठीक है। मैं प्रोफेसर संगीत रागी के पास चल रहा हूँ। सुनिए, आप रुक जाइए विवेक श्रीवास्तव जी, रुक जाइए जी। आपने जितना हमदर्द का टॉनिक सिनकारा पिया है, जिससे आपको जोश आता है, आज थोड़ी डोज कम रखिए उसकी। सीधा संगीत रागी के पास। संगीत रागी जी बताइए मुझे, क्या जो क्लासिफिकेशन विवेक श्रीवास्तव ने जो दिया है डीएनए थ्योरी का, क्या वो ठीक है? देखिए, विवेक जी बहुत ज्ञानी आदमी है। मैं उतना बुद्धिमान नहीं हूँ कि मैं उनके प्रश्नों का उत्तर दे सकूं। मैं बहुत देर से सुन रहा था, लेकिन कोई 2012 या 2013 में एक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के भूतपूर्व वाइस चांसलर थे लालजी सिंह जी, और उनकी बहुत बड़ी टीम। उनको कहा जाता है डीएनए का एक विश्व पितामह माना जाता है भारत में। उन्होंने उनकी टीम ने कोई 6-7 साल तक भारत का पूरा सर्वे किया था। उन्होंने कहा कि पूरे भारत का डीएनए एक ही है, और उसी आधार पर यह कहा गया था कि जो आर्यन इन्वेजन थियरी है वो अपने आप में स्पूरियस है, वो कॉलोनियल कंस्ट्रक्ट था, वो मिशनरी कॉलोनियल कंस्ट्रक्ट था। आर्यन इन्वेजन थियरी का कोई सब्सटेंशियल हिस्ट्री नहीं है। एनीवे, इस चीज को जरा सा छोड़ देते हैं यहाँ पे। देखिए, मोहन भागवत जी ने 3 बातें कही। एक कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, और ये बात को हमेशा कहते आए हैं, क्योंकि भारत का मन हिंदू है, भारत की प्रकृति हिंदू है, भारत का संस्कार हिंदू है। और हिंदू संस्कार और मन होने का मतलब कि वो सबों को साथ लेकर के चलता है। एक प्रवृत्ति न आपको इस्लाम में देखी गई है, न क्रिश्चियनिटी में देखी गई, क्योंकि ये दोनों धर्म ऐसे हैं जो होमोजेनाइजेशन के हैं। जब क्रूसेड्स आया था, तो आज जो इस्लाम जितना रक्तपात मचा रहा है, उतना ही क्रूसेड के समय क्रिश्चियनिटी उत्पात मचा गए। तो इस संदर्भ में हमको देखना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने बहुत साफ कही कि इस्लाम जो भारत में आया वो आताताइयों और आक्रांताओं के सहारे आया। ये बात गांधी जी भी कहते थे। भारत का जो मुस्लिम समाज है, भारतवर्ष में आया। हाँ, जो रिसर्च पेपर है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए थे भारत में हजारों वर्ष पहले, जब मानव जाति आई इस धरती पर। माजिद हैदरी जी, श्रीलंका में पहाड़ पर क्या इस्लाम का 1400 साल पुराने से कोई ज्यादा इतिहास है क्या? आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया। 1400 साल पुराने से सऊदी अरब गए वो। ये तो हमारे फुल फ्लेश मेरा रिसर्च पेपर है, माजिद हैदरी 1400 साल 1400 ईयर से पुराना इस्लाम का कोई लिखित इतिहास है तो बता दीजिए।
सर 1400 साल से पुराना इस्लाम का कोई लिखित इतिहास है तो बता दीजिए मुझे। चैलेंज करता हूं मैं यहाँ पर आपको। संगीत रागी जी कंक्लूड करिए। हम तो सब अपने पूर्वज मानते हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को, वही तो वासुदेव कुटुंब को वही तो आता है। वरना भारत की सभ्यता में कैसे आ गया कि पूरा विश्व जो है एक ही परिवार है? ये तो इस्लाम ने आइडिया दिया, क्योंकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम सबों के पूर्वज हैं और हजरत हवा अलैहिस्सलाम उनकी जो मिसेज थी वो सबों की माता है। ये तो यूनिवर्सल फैक्ट है। हम तो डार्विन की थ्योरी नहीं मानते कि हमारे पूर्वज बंदर थे। हम तो क्लियर कट है मुसलमान इसमें। और प्रॉब्लम क्या है? अगर हम कह रहे हैं पूरे विश्व की जाति भाई बहन है तो मैंने आपकी सब बात मानी। 1400 साल पहले से अगर इस्लाम का कोई रिटर्न हिस्ट्री है तो बता दीजिए, मैं चैलेंज करता हूं। कोई भी डॉक्यूमेंट कोड कर दीजिए। क्या इस्लाम की रिटर्न हिस्ट्री 1400 साल से पहले से मिलती है क्या? बताइए मुझे। देखिए ओल्ड टेस्टामेंट भी तो बेसिकली इस्लाम है। आप समझ नहीं बताइए ना, कोई रिटर्न हिस्ट्री बता दीजिए 1400 साल पहले से। मैं तो आपको बता रहा हूँ, ओल्ड टेस्टामेंट ही आप देख लीजिए ना। हजरत बताइए ना, 1400 साल से पुराना कोई रिटर्न हिस्ट्री है इस्लाम का तो बताइए। बिल्कुल है ना, 10 कमांडमेंट्स हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की, प्रॉफिट मोसेस अलैहिस्सलाम की जो 10 कमांडमेंट है वो क्या है? वो तो सबसे पुराना इस्लामिक टेस्टामेंट है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जो राम सेतु जिसको आप कहते हैं, आपको राम सेतु नहीं प्रेम शुक्ला जी के पास चलता हूं। प्रेम शुक्ला जी के पास चलता हूं। सबूत राम सेतु जैसा बड़ा सबूत आपको नहीं दिखता, और क्या चाहिए आपको? मैं आता हूं, मैं चलता हूं यहाँ से प्रेम शुक्ला जी के पास। प्रेम शुक्ला जी, क्या 1400 साल से पहले का इस्लाम का कोई इतिहास है क्या? बताइए। जोड़ा है ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट से अपने आप को जोड़ने का प्रयास उनका है। देखिए ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट से जोड़कर जो है अपनी ऐतिहासिकता को, पुरातनता को सिद्ध करने का प्रयास हो सकता है, लेकिन ऐतिहासिक तथ्य और सत्य यही है कि इस्लाम का इतिहास पैगंबर मोहम्मद साहब से ही प्रारंभ होता है। उसके पूर्व जो है काल्पनिक पौराणिक चीजें हो सकती हैं, बहुत सारी चीजें जो है वो कल्पना के आधार पर जोड़ी जा सकती है, तो उसके आधार पर जोड़ने का उनको अधिकार है। लेकिन इस्लाम का जो प्रामाणिक इतिहास है वो पैगंबर मोहम्मद साहब से ही प्रारंभ होता है। लेकिन ये शेष माजिद हैदरी जी बीच में नहीं, विवेक श्रीवास्तव जी बीच में नहीं, प्लीज। अपना संपर्क और संबंध जोड़ा है। देखें दीपक भाई, गलत कह रहे हैं आप, फैक्चुअली इनकरेक्ट कह रहे हैं। पूर्वज ठीक है, लड़ेंगे हम बाद में। माजिद हैदरी जी आराम से बात करिए, उत्तेजित होने की कोई जरूरत नहीं। आपका और मेरा डीएनए एक है, मान के चलिए इस बात को। सीधे चलता हूं, मेरे एक दर्शक दिव्य त्रिवेदी जी जुड़ गए हैं गांधीनगर से। दिव्य, क्या कहेंगे? क्या हम सबका डीएनए एक है? जी बिल्कुल, हम सबका डीएनए एक ही है। कल संघ सुप्रीमो ने जब कहा कि अब सबका डीएनए एक ही है, क्योंकि पहले मुगल आक्रांताओं द्वारा धर्म परिवर्तन किया जा रहा था। पहले हिंदू थे, बाद में मुस्लिम बने, क्योंकि मतलब साफ है कि तलवार से डर से तलवार पहनकर उन्होंने धर्म परिवर्तन किया। अब बात हुई कल संघ सुप्रीमो की, तो संघ सुप्रीमो ने बात की है कि राष्ट्रीय एकता का मुद्दा जो है, तो राष्ट्रीय एकता के धरातल पर ही सुनहरे भविष्य का निर्माण हो सकता है। ये जनसंघ के संस्थापक पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था, और इसी बात को कल संघ सुप्रीमो ने अपने तरीके से बताया है। तो ये संघ सुप्रीमो का बयान, मैं चाहता हूँ कि ये लेफ्टिज्म और कांग्रेसियों के लिए बंडवाल मूवमेंट है, क्योंकि ये लोग कभी नहीं चाहते कि हिंदू मुसलमान एक हो। ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि भारतीय एक हो, क्योंकि उन लोगों का तो मुद्दा ही यह रहा है, वो हिंदू मुसलमान के मुद्दे से ही तो राजनीति करते आए हैं। और मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा संघ सुप्रीमो को, नमन करना चाहूंगा कि कल उन्होंने स्पष्ट कह दिया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दिव्य, पॉइंटेड बात कही आपने, बड़े तर्क के साथ कही। यहीं से विवेक श्रीवास्तव के पास चलते हैं। विवेक श्रीवास्तव जी, आप अगर धर्म को नहीं मानते तो जातियों को क्यों मानते हैं? आप मुझे बताइए ना, क्या भारत और दुनिया की स्थापना में सिंधु घाटी सभ्यता से पुरानी, मोहनजोदड़ो हड़प्पा से पुरानी कोई चीज है? सिंधु घाटी सभ्यता से पुरानी कोई चीज है? बताइए, है आपके नॉलेज में तो बता। बहुत अच्छी बात बोली। अब आप मुझे बताइए, आप एयर कंडीशन रूम में बैठे हुए हैं, आप सुनिए जरा बात को। आप कब तक इतिहास में रहेंगे और कब तक आप उसी ग्लोरिफिकेशन के हिसाब से जिंदगी काटेंगे? एयर कंडीशन रूम में आप बैठे हैं, हाईटेक कैमरास आपके पास है, वर्ल्ड क्लास स्टूडियो आप इस्तेमाल कर रहे हैं चौरसिया जी, तो हम फॉरवर्ड बढ़े या बैकवर्ड जाएं? आपका इतिहास ग्लोरिफाइड रहा होगा। पहली चीज, ये जरूरी नहीं है कि नेशनल इंटीग्रेशन के लिए डीएनए सेम होना चाहिए। नेशनल इंटीग्रेशन के लिए बायोलॉजिकल डीएनए अलग भी है, फर्क नहीं पड़ता।
नीयत साफ होनी चाहिए। और स्कूल में मैंने पढ़ा था यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये हमारा कॉन्सेप्ट है जिसपे देश को चलना है। अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग कुटुंब, कोई कुछ मानता है, कोई किसी की पूजा करता, फर्क नहीं पड़ता। भारत के संविधान इंडिया में आप विश्वास रखिए। ये संघ सुप्रीमो अभी आपके ये जो गेस्ट थे वो कह रहे थे, संघ सुप्रीमो ने अगर बोला है कि भाई भारत में सब मैं स्वागत करता हूं, लेकिन उसके अलावा संघ सुप्रीमो को और मेहनत करनी पड़ेगी। आरएसएस के सारे पर्चे बदलने पड़ेंगे। ये जो सो कॉल्ड डीएनए थ्योरीज है इनको चेंज करना पड़ेगा। अमेरिका के अंदर हमारे भारतीय जाकर के सेटल होते हैं, यूरोप में सेटल होते हैं, पूरी पृथ्वी पे इंडियंस घूम रहे हैं। मुझे बताइए, क्या हमारी भाषा, हमारा व्यक्तित्व बढ़ा रहे हैं? क्या आपको देश के गौरवशाली भाषा क्यों? क्या आपको देश के गौरवशाली इतिहास से शर्म आती है विवेक श्रीवास्तव जी? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका इतिहास गौरवशाली है, लेकिन आपका इतिहास डाइवर्स भी है। आपने मोहनजोदारो हड़प्पा की बात करी, बड़ी खुशी की बात है। उसके बाद राजपूताना रहा, सम्राट अशोक थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, चाणक्य थे, मुगल भी हमारा हिस्सा है, जो अन्य मुसलमान राजा थे वो भी हमारा हिस्सा है। ब्रिटिश आए, उनको हमने खदेड़ा। लॉर्ड डलहौजी थे, पहला रेलवे चलाया उन्होंने बॉम्बे से थाने के बीच में, हमने स्कूल की पुस्तक में पढ़ा था, आज तक याद है। तो एक मिला जुला इतिहास है इस देश का। आप उसको सेलेक्टिवली एक अपर कास्ट हिंदू इतिहास बना करके अगर प्रेजेंट करेंगे और टेक्स्ट बुक्स को बदलेंगे तो ये गलत है और हिस्ट्री के साथ नाइंसाफी है। ये एक महान देश है, हम एक महान देश में रहते हैं, इसमें सबको इंक्लूड करिए। ठीक है, क्या महान देश की हिस्ट्री से शर्म आनी चाहिए? प्रेम शुक्ला जी बताइए। विवेक श्रीवास्तव यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, हमने भी पढ़ा है, अनेकता में एकता भारत की विशेषता है, लेकिन पुराने और हमने वो गाना भी सुना है, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। तो क्या सोने की चिड़िया वाले पुराने देश की बात करना गलत है प्रेम शुक्ला जी? जी दीपक जी, देखिए गौरव बोध तो कहीं से गलत हो ही नहीं सकता है। और जो विवेक श्रीवास्तव जी तर्क दे रहे हैं कि भारत के लोग जो है वैश्विक स्तर पर जा रहे हैं, अमेरिका में जा रहे हैं, यूरोप में जा रहे हैं, वहाँ बस रहे हैं, सब अंग्रेजों ने हमारे ऊपर, डचों ने कुछ कॉलोनी बनाकर, पुर्तगालियों ने हमारे देश के अलग अलग हिस्सों पर राज किया। तो इसका मतलब पुर्तगाली क्या भारतीय हो गए, डच क्या भारतीय हो गए, अंग्रेज क्या भारतीय हो गए? मैं इंडियंस की बात जो भारत का व्यक्ति है उसकी जो नस्ल है वो भारतीय रहेगी, वो अमेरिका भी जाएगा तो भारतीय कहलाएगा। एक कॉन्सेप्ट है। माजिद हैदरी जो है वो मक्का शरीफ में हज करने जाएंगे तो कह जाएंगे हिंदुस्तानी हिंद के हैं, हिंदी है। अपर कास्ट हिंदू का राष्ट्रवाद है आपका। देखिए दीपक जी, फिर ये कुतर करते हैं और हिंदू का राष्ट्रवाद है। इनकी समस्या ऐसी है कि कुतर करते हैं, लेकिन जब तर्क आता है तो अनावश्यक जो है बीच में बोल कर जो है वो तर्क को भी नहीं सुनने देना चाहते। आपके पास तर्क कमजोर पड़ रहे हैं, रुक जाइए, सुन लीजिए उनकी बात। देखिए अंग्रेज भारत आए तो अंग्रेज जो है भारत से भारतीय नस्ल के नहीं हो गए। मुगल भारत आए तो बाबर की नस्ल भारतीय नहीं हो गई, वो उज़्बेक नस्ल का ही रहा। तो जो आप प्रवासन होता रहेगा, एक दूसरे देशों में लोग बसते रहेंगे, लेकिन जो भारत की भारतीय नस्ल है, हिंदुस्तान जिसको कहा जाता था, हिंद जो था, उसकी हिंदी नस्ल जो है आज भी मध्य एशिया में जब हिंदुस्तान का व्यक्ति जाता है तो उसको हिंदी कहा जाता है ना, उस नस्ल के आधार पर कहा जाता है, मजहब के आधार पर नहीं कहा जाता, मैरिज भी एक सच्चाई है, पंथ के आधार पर नहीं कहा जाता, जाति के आधार पर फिर बोलने लगे। सर भारत के लोग अमेरिका जाकर के वहां भी शादियां करते हैं। आपकी समझ में आ रहा दीपक जी? अब ये आप कहेंगे कि क्या बातें करते हैं, समझ में आता है? एक ही धर्म में इनके तर्कों का कोई सिर पैर होता है? शादियों पे कहाँ आ गए भाई? सिर पैर की बातें कर रहे हैं। इंटरकास्ट मैरिज एक सच्चाई है, आप बेसिर की बातें कर रहे हैं। तर्क नहीं है तो कभी का आदमी को शांति रखना चाहिए। तथ्य क्या होता है? कम से कम उसकी जहालत जो है सार्वजनिक नहीं होती है। ऐसा थोड़ी ना है। अपने मूर्खता को सार्वजनिक करने से विवेक को कोई लाभ नहीं होगा, इससे आपका अविवेक ही सार्वजनिक हो रहा है। विवेक जी, आप मेरे प्रश्न को समझे, अपने अविवेक को सार्वजनिक क्यों कर रहे हैं? मेरा प्रश्न है सर, यहाँ पे जब मुसलमान आए या आर्य आए, मूर्खतापूर्ण उत्तर नहीं होते, प्रवंचकों के प्रलापों के कोई समुचित तर्क नहीं हो सकते। कोई इंटरकल्चरल मैरिज नहीं हुई, एक दूसरे के कल्चर को हमने कुछ नहीं दिया क्या? आप वैज्ञानिक अपने एक जो है
इनको आपने एंकर रख लिया है क्या? रुक जाइए विवेक श्रीवास्तव जी, आप किस इनको पर अपना बात रख कर रहे लिया हैं? क्या हम कह रहे हैं कि कि आप हमारा एंकरिंग में DNA आपका है कि साथ उसमें देंगे। कहाँ कुछ गलत है। आप कहाँ इंटर कास्ट इंटर रिलीजियस मैरिज में चले गए? भाई ये कह रहे हैं प्योरिटी ऑफ रेसेस की बात कर रहे हैं। कहाँ प्योरिटी जा ऑफ रहे हैं रेसेस सर? इंडिया में कहाँ है? अभी मैंने कहा कि कुछ कह रहे हो, आओ, मैरिज करना है, बकते जा इंटर रहे हो। रिलीजियन मैरिज करना है, करिए। स्पेशल मैरिज का इस्तेमाल करिए। माजी हैदरी है, भारत के संविधान में कर रखी हुई है ऐसा। सिद्ध करने में सफल नहीं होंगे, बल्कि आप अविवेकी हैं। ठीक ये है, सिद्ध रुकिए करेंगे। एक मिनट रुकिए, मैं सीधे मैं आगे चलता हूँ, डीएनए से आगे चलता हूँ, मैं डीएनए से आगे चलता हूँ। संगीत रागी जी, दूसरा सवाल, असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि नफरत हिंदुत्व की देन है, लिंचिंग हिंदुत्व की देन है, क्या है वाकई में? देखिए, मैंने सबको गंभीरता से सुना है। मेरी बातों पर यदि किसी को आपत्ति हो तो बात में कर लेंगे, लेकिन मुझे सुन लें। देखिए, यदि आप पूरी दुनिया का एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स को देखेंगे तो आप दो निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि कट्टरता और हिंसा इस्लाम का आवश्यक हिस्सा है और अनुदारता और हिस्सा हिंदुत्व का अपवाद है। इस बात को आप, इसीलिए गांधी जी को कहना पड़ा कि एवरेज मुस्लिम इज ए बुली एंड एवरेज हिंदू इज ए कावर्ड। दूसरी बात, देखिए, मोहन भागवत जी ने जो कहा है उसका मतलब हमको ध्यान में रखना चाहिए। उन्होंने हिंदू समाज के तरफ से एक प्रकार के डायलॉग की बात की है और वो आगे बढ़ना चाहते हैं, हिंदू समाज आगे बढ़ना चाहता है। सवाल यहाँ पर यह है, क्या मुस्लिम समाज इसी प्रकार से रेसिप्रोकेट करेगा या नहीं करेगा? यदि हम ओवैसी के बयान को देखें तो मुझे तो लगता नहीं है। गांधी ने यह प्रयोग किया था, खिलाफत के समय गांधी जी ने प्रयोग किया था, स्वामी श्रद्धानंद जी ने प्रयोग किया था, मुगलों के समय दारा सिकोह ने यह प्रयोग किया था। लेकिन जो इस्लाम का इतिहास है, यदि हम उसको नजरअंदाज देखें तो ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है। जब आप जरा जिन्ना को देखिए, जिन्ना का वो मुझे स्टेटमेंट याद आता है कि हम भी चाहते हैं हिंदू और मुसलमान साथ साथ रहें भारत में। ये 1940 की बात है, 40-42 के बात है, लेकिन कुरान और इस्लाम मुझे इसकी इजाजत नहीं देता है। यानी कि वो जो आइडेंटिटी फॉर्म करने का जो नुक्शा है वो इस्लाम से आ रहा है। इसलिए परम पूजनीय गुरु जी ने कहा था, हम उनको पराया नहीं मानते, वही अपनी आइडेंटिटी को हमसे अलग करने की कोशिश करते हैं। आखिर वही तो वहां से बुर्का ला करके खड़े करते हैं। बुर्का तो इस हिंदुस्तान की देन नहीं है और उसका धर्म से भी लेना देना नहीं है। ये छेद वाली टोपी जो है उसका भी कोई ऐसा नहीं है कि इस्लाम से लेना हो ना। बिना छेद वाली टोपी पहने हुए भी लोग इस्लाम का पालन करता है। जो आप पैजामा और कुर्ता जो ला करके आप पहनते हैं वो अरब की संस्कृति से आप आयातित करके पहनते हैं, उसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि आप अलग हैं हिंदुओं से, ये आप ही कहते हैं, तो आपको भाई मानते ही हैं। ये प्योरिटी ऑफ रेसेस चाहते हैं कि एक ही रेस, एक ही बिल्कुल देंगे माजी हैदरी। दीपक भाई, देखिए, मैं सबसे पहले एक चीज कहता हूं, जो मोहन भागवत जी ने कहा, ऐसा कहीं नहीं कहा गया, माफ कीजिएगा विवेक श्रीवास्तव जी, ऐसा कहीं नहीं कहा गया। मैं सीधे माजी हैदरी के पास चलता हूं। दिखा रहे हैं, बताइए, क्या हिंदुत्व नफरत देती है? माजी हैदरी बताइए, क्या हिंदुत्व नफरत देता है? अभी आप जिस वसुदेव कुटुंबकम के गा रहे थे, वो वसुदेव कुटुंबकम कहां से आया, किसकी संस्कृति है, बताइए। दीपक भाई, मैं पहले ही कह रहा था, आज हम इस मंच पे लड़े ना, एक पहले बात हम समझे जो मोहन भागवत जी ने कही कि हमारे पूर्वज एक हैं। तो मैंने आपसे एक विनती की थी कि आप लोग आज मान लीजिए, हाँ, आज के बाद लव जहाद शब्द का प्रयोग नहीं होगा। अब रही बात हिंदुत्व की, तहसीन पुनावाला भी जुड़ गए, अगला सवाल उनसे होगा। में उतना फर्क है जितना महात्मा गांधी में और नथुराम गोडसे में है। हिंदू होना अलग है, हिंदुत्व एक अलग चीज है। हिंदुत्व एक फसाद की जड़ है जिसकी वजह से देश का बंटवारा हुआ। देश की सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं ना? जी बिल्कुल, मैं तो आदर करता हूं उच्चतम न्यायालय का। आप देश के संविधान को मानते हैं ना? सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं माजिद हैदरी जी? देश के संविधान का जी, तो बहुत अच्छी बात है। उसी संविधान
को इंटरप्रेट करते हुए, वहीं हिंदुइज्म को इंटरप्रेट करते हुए खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हिंदुत्व इज अ वे ऑफ लाइफ, इसको हिंदू धर्म से नहीं जोड़ा जाता। और भारतीय संस्कृति में जो धारण किया जाता है वो धर्म है, वो ऑब्जर्वेशन है, वो कोई रूलिंग नहीं है, वो ऑब्जर्वेशन है। मैं आपको कह रहा हूँ गजब बात है, हिंदुत्व में महात्मा गजब बात है, वो ऑब्जर्वेशन हो गई। अब बिल्कुल आप नाथुराम गोडसे और महात्मा गांधी से तुलना कर रहे हैं, अब वो जजमेंट ऑब्जर्वेशन हो गई, ऑब्जर्वेशन नहीं है, गजब बात करते हैं माजिद हैदरी जी। मालवीय जी के घर जिन्ना साहब गए और उन्होंने बोला, मदन मोहन मालवीय ने बोला मैं तुम्हारे साथ खाना नहीं खा सकता हूँ क्योंकि तुम मुसलमान हो। तो जिन्ना साहब ने बेचारे ने कहा अरे जब मैं खाना नहीं आपके साथ खा सकता तो मैं कैसे देश में आपके साथ ये कहीं नहीं लिखा, तो जिन्ना साहब माफ कीजिएगा, कहाँ लिखा हुआ बता दीजिए, कहाँ लिखा हुआ बता दीजिए, मजबूर कर दिया। कहाँ लिखा हुआ बता दीजिए ना माजिद हैदरी कि मदन मोहन मालवीय के जिन्ना के साथ खाना खाने से मना कर दिया, कहाँ लिखा हुआ है बताइए ना, मैं चैलेंज करता हूँ आपको, बताइए कहाँ लिखा हुआ है। अगर आप मुझे चैलेंज कर रहे हैं तो आप शेख मोहम्मद की लिखी हुई किताब पढ़िए, आज से चिनार, उसमें वो लिख रहे हैं कि मदन मोहन मालवीय जी ने कहा जिन्ना साहब को कि आप मेरे साथ खाना नहीं खा सकते क्योंकि मैं हिंदू हूं, मैं आपके साथ खाना एक टेबल पे नहीं खा सकता। तो जिन्ना साहब ने कहा, बेचारे ने बोला, तो इसीलिए जिन्ना ने पाकिस्तान मांग लिया। तो आप ये कह रहे हैं आपके जिन्ना साहब ने इसीलिए पाकिस्तान मांग लिया, वो बेचारे मजबूर हो गए सावरकर। अच्छा, इसीलिए पाकिस्तान मांग लिया कि मदन मोहन मालवीय जी ने खाना नहीं खाया, उनको गुस्सा आ गया, मैं पाकिस्तान मांग लेता हूँ, धर्म के नाम पर एक देश बना देता हूँ, इकलौता देश दुनिया का। मुसलमानों के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है और ना ही मोहन भागवत हिंदुओं के रिप्रेजेंटेटिव है। भाई से नहीं पहले तो इस बात को क्लियर करिए जरा। भाई से नहीं लड़ा, केवल हिंदुत्व इस देश में फसाद की जड़ है। मोहम्मद अली जिन्ना कोई मुसलमानों के रिप्रेजेंटेटिव या नहीं है कि वो मोहम्मद अली जिन्ना ने जो बोल दिया। ठीक है माजिद हैदरी जी, आपने अपना आर्गुमेंट पूरा किया, आपने अपना आर्गुमेंट पूरा किया। प्रेम शुक्ला जी, क्या जिन्ना ने पाकिस्तान इसीलिए मांग लिया क्योंकि मदन मोहन मालवीय जी ने कहा, जो मैंने कहीं नहीं पढ़ा आज तक, कि मेरे घर में खाना मत खाओ, ना ही मोहम्मद अली जिन्ना इसी से नाराज हो गए जिन्ना साहब, माजिद हैदरी के जिन्ना साहब। महामना के बारे में जिनको कुछ भी नहीं पता है, महामना के बारे में जिनको कुछ भी पता नहीं, वो कुछ भी बातें कर सकते हैं। महामना स्वयं पाकी थे, इसलिए किसी के साथ बैठकर भोजन करने का प्रश्न ही कहाँ पैदा हो रहा था। स्वयं पाकी एक हमारे यहाँ जो सनातन परंपरा को मानते हैं, स्वयं पाकी जो होते हैं स्वयं का बनाया हुआ भोजन ही स्वयं करते हैं वो। तो सार्वजनिक स्थानों पर किसी के साथ बैठकर वो हिंदू मुसलमान के नाते भोजन में भेद करे, ऐसा प्रसंग ही उपस्थित नहीं होता है। तो जिनको महामना का जीवन पता नहीं है, वो कहीं से भी कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा टाइप जो है वो बातें कर सकते हैं। अब उसके कोई उत्तर नहीं हो सकते हैं क्योंकि झूठ का कोई सिर पैर होता नहीं है। झूठ को कोई किसी की कोई फालतू किताब लिख देगा यार, बहुत सारी रद्दी चीजें लिखी हुई है, बहुत सारी झूठ और रद्दी चीजें जो है वो कचरा साहित्य टहल रहा है, बहुत सारा कचरा साहित्य टहल रहा है जी। महामना के जीवन को जो जानते हैं वो भली भांति जानते हैं कि महामना स्वयं पाकी थे, और जब वो गोलमेज परिषद के लिए भी गए तो महात्मा गांधी ने उनके लिए विशेष करके एक गाय यहाँ से भेजी थी कि लंदन में गोलमेज परिषद में वो जा रहे हैं, स्वयं पाकी है, उनको जो है स्वयं गाय रोज जो है वो गाय का दूध का सेवन करते हैं, वो पंचगव्य का सेवन करते हैं। तो अभी आप महामना को जानते नहीं है, ये जिन्ना आपके लिए साहब क्यों है जिसने बंटवारा मांग लिया? माजिद हैदरी, उनका आप भी क्या बंटवारे की विचारधारा में पैदा हुए थे? जब तक मुस्लिम लीग के मेरे लिए शामिल नहीं हुए तब तक जो है मोहम्मद अली जिन्ना का कोई जो है सांप्रदायिक इतिहास नहीं था। उनको सरोजनी नायडू बड़ा जो है सेकुलर कहा करती थी, लेकिन उन्होंने ऐसी विकृत सांप्रदायिकता की जिस विकृत सांप्रदायिकता ने मानवता का भयंकर रक्तपात देखा। तो जिन्ना का चरित्र रक्त चरित्र है। देखें, पहले आप जिन्ना साहब का नाम आदर से लीजिए। जिन्ना साहब देशभक्त हैं, गांधी जी ने उनका आदर किया, आप होते कौन है उनका? वाला के बाद चलता हूँ माजिद हैदरी, बहुत आर्गुमेंट हो गया, बहुत आर्गुमेंट हो गया आपके जिन्ना साहब पर, बहुत आर्गुमेंट हो गया। मैं और डिस्कस नहीं करना चाहता आपके जिन्ना साहब को, लेकिन तहसीब पूनावाला क्या हिंदुत्व नफरत सिखाता है? बताइए तहसीब। दीपक भाई, आपने दोबारा से आपके शो में शिरकत करने का मौका दिया, मैं आपका शुक्र बता दूं। 3 पॉइंट बड़े संक्षिप्त में। सबसे पहली बात, मोहन भागवत जी ने कुछ बातें जो कही वो कुछ हद तक सही है कि हम सबका डीएनए एक है, लेकिन इसको साइंटिफिक तरीके से करें। हम सब में डेनिसोवियन डीएनए रशिया से लेकर यूरेशिया, यूरेशिया से यूरोप, यूरोप से लेकर एशिया, एशिया से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक जाता है। तो रशिया से लेकर एशिया का डेनिसोवियन डीएनए हम सब में है, यानी कि 13% अप्रोक्सीमेट डीएनए मुझ में, हम सब में है। अभी अगर मोहन भागवत जी इस चीज को मानते हैं, और मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि इस चीज को मानते हैं, मेरी 2 पॉइंट्स है जिसको आप सुन लीजिए। एक,
तहसीन पुनावाला सुप्रीम कोर्ट गए थे, आप सुप्रीम कोर्ट का जिक्र कर रहे थे, उसके सामने तो मैं सजदा करता हूं सुप्रीम कोर्ट के सामने, और आप इसका जिक्र कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने मेरे केस के जजमेंट में, रिटन जजमेंट में कहा है कि मॉब लिंचिंग पर एक कानून बनना चाहिए। मैंने मॉब लिंचिंग कोई मुसलमानों के लिए नहीं कहता, एक न्यूट्रल कानून बनना चाहिए, मासूका कानून। इन्होंने ये आदेश नरेंद्र मोदी जी की हुकूमत को दी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट की रिस्पेक्ट नहीं की। मैंने ये कानून राजीव गौबा जी के पास ले गए जब वो होम सेक्रेटरी थे, और जिन सूबों में विपक्ष की सरकारें, ममता बनर्जी की सरकार, कांग्रेस की, राजस्थान की सरकार वगैरह, जहां पर ये कानून पास हुआ सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे, माननीय राष्ट्रपति जी ने आज तक साइन नहीं किया। तो अगर मोहन भागवत जी लिंचिंग बंद करना चाहते हैं तो कानून पास क्यों नहीं करते? लास्ट पॉइंट, अगर मोहन भागवत जी मानते हैं हम सबका डीएनए एक है, जो मैं भी मानता हूं सबका डीएनए एक है, तो आरएसएस का मुखिया कभी कोई दलित भाई या ओबीसी भाई क्यों नहीं हुआ? और मैं आपके शो पे एक चैलेंज देता हूं सर, मैं आपके शो पे सर मुंडवा दूंगा अगर एक महीने के लिए एक दलित भाई को ये लोग आरएसएस का मुखिया बनाएंगे। ये चैलेंज देता हूं। आज तक आरएसएस का मुखिया ना ही कोई दलित भाई हुआ है, ना ही कोई ओबीसी भाई हुआ है। तो आप साबित क्या करना चाहते हैं? कि ये लोग, कि मोहन भागवत जी कहते हैं, एक मिनट, अगर आप मुझे 10 सेकंड का मौका और नहीं, ये नफरत सिखाता है क्या ये अप्रोच नफरत सिखाता है? मोहन भागवत जी या आरएसएस का अगर हम इतिहास पढ़े तो आरएसएस मतलब ये नफरत की परिभाषा है आपके लिए कि दलित को बना दीजिए, ओबीसी बना दीजिए, नफरत खत्म हो जाएगी। नहीं तो अपर कास्ट डोमिनेंस क्यों है आरएसएस में? क्यों दलित भाई नहीं बन सकते आरएसएस के मुखिया? ओबीसी भाई नहीं बन सकते? क्यों नहीं बन सकते? मैं ये जानना चाहता हूं। लेकिन उसके साथ मेरा एक प्रश्न और है आप मुझे पूछ रहे हो कि मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आरएसएस जो कहता है, जो करता है, उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। और महात्मा गांधी जिसका जिक्र हुआ था, महात्मा गांधी जी अपने आखिरी मीटिंग में गोलवलकर के साथ 12 सितंबर 1947 को ये मीटिंग के बाद कहते हैं आरएसएस के बारे में, इनके हाथों में खून है। ये कहते एक है, करते दूसरे। ये आरएसएस, ये महात्मा गांधी कोटेड है। हरिजन में सितंबर 21, 1947 में हरिजन महात्मा गांधी कोट करते हुए कहते। तो आरएसएस ये वो संगठन है, अगर मानते हैं सबका डीएनए। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, और मैं आपको आपकी जानकारी के लिए दुरुस्त कर दूं, मैं आपकी जानकारी के लिए दुरुस्त कर दूं तहसीन भाई, मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाता हूं। सुरेश सोनी वर्चुअली नंबर 2 है संघ के अंदर, वो ओबीसी समुदाय से आते हैं। एक बार छप गया अखबार के अंदर कि सुरेश सोनी ओबीसी हैं, तो मोहन भागवत ने अखबार पढ़ के उनसे पूछा कि क्या वो आप ओबीसी हैं वाकई? क्योंकि वहां पे धर्म का, जाति का कोई महत्व नहीं है। जिसने नीचे से काम करना शुरू किया वो ऊपर उठता चला गया। मेरे ख्याल से आरएसएस को समझना पड़ेगा तहसीन भाई थोड़ा सा आपको। मैं प्रेम शुक्ला जी के पास चलता हूँ। प्रेम शुक्ला जी, क्या हिंदुत्व नफरत सिखाता है? दीपक सर एक लाइन काउंटर करने दीजिए जी। पूछिए ना, बिल्कुल पूछिए। एक लाइन, मैं मानता हूं सोनी जी ओबीसी है, लेकिन आप मुझे बोलिए आज तक जितने भी आरएसएस के मुखिया बने, ये ब्राह्मण भाई क्यों बने? एक भी दलित आज तक क्यों नहीं बना? एक भी ओबीसी क्यों नहीं बना? आप इस प्रश्न का मुझे जवाब दीजिए, क्यों एक भी दलित भाई या ओबीसी भाई नहीं बने? अरे मैं कह रहा हूं आरएसएस के नंबर 2 ओबीसी है। अरे नंबर 2 से क्या होता है? नंबर 1 हो सकता है सुरेश सोनी अगले सरसंघचालक बन जाए, पर वहां पर इस पद्धति से काम नहीं होता है। नहीं होगा सर, नहीं होगा। आप आरएसएस का इतिहास पढ़े, इम्पॉसिबल है सर। ठीक है, मैं प्रेम शुक्ला जी के पास चलता हूं। प्रेम शुक्ला जी प्रेम शुक्ला जी, मैं सीधा सवाल मेरा यह है था तहसीन पूनावाला से कि क्या हिंदुत्व नफरत सिखाता है? तहसीन पूनावाला घूम गए मॉब लिंचिंग पर। क्या हिंदुत्व मॉब लिंचिंग सिखाता है जो असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं? जी देखिए, हिंदुत्व तो कभी मॉब लिंचिंग नहीं सिखाता, क्योंकि दया, करुणा, क्षमा यह हिंदुत्व के जो है अंतर्भाव है। और जिस मॉब लिंचिंग की बात करते हैं कि एक निहत्थे व्यक्ति को घेर कर बहुत सारे हथियारबंद लोग उसको मारे और अकेले व्यक्ति को मारे, तो जो इस तरह का मॉब लिंचिंग का इस्लाम में सबसे पहला इतिहास है वो इमाम हुसैन को जिस तरह से मारा गया है वो लिंचिंग है। तो इमाम हुसैन को सबसे पहले मारा किसने? तो इस्लाम के तत्कालीन जो खलीफा माविया थे उनके बेटे ने मारा। तो ये इससे बड़ा जो है इस्लाम का, तो हिंदुत्व से कोई झगड़ा ही नहीं था, हिंदुओं से तो कोई झगड़ा था ही नहीं ना। झगड़ा किससे था? आज की सरकारें इमाम हुसैन को किसने मारा लिंच करके? तो माविया जो इस्लाम के खलीफा थे, गुजरात के रॉयट्स के अंदर बहुत बड़ा सस्पिशन था कि स्टेट मैं सच बता रहा हूं, तो चिल्लाना नहीं ठीक है।
वहां तो तब तक तो हिंदुओं से कोई वास्ता नहीं था। तो इस्लाम में जो पहली मॉब लिंचिंग हुई है, आप पहुंच जाते हैं मुसलमानों पे, इमाम हुसैन की जो मॉब लिंचिंग हुई है, जो घेर कर निहत्थे इमाम हुसैन को पूरे परिवार से जिस तरह से मौत के घाट उतारा गया। विवेक श्रीवास्तव जी, क्या प्रॉब्लम है आपकी? क्यों चीख रही है, क्यों चीख रही है भाई? क्या हो ये प्रॉब्लम है। अगर ये मॉडर्न इंडिया, सब शांत हो जाइए, सब शांत हो जाइए। मेरे एक दर्शक ललित गौड़ दिल्ली से जुड़ गए हैं, तब तक अपना अपना टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन करिए। ललित गौड़ दिल्ली से, ललित क्या कहेंगे? क्या हिंदुत्व लिंचिंग सिखाता है? जी मैं ये कहना चाहूंगा, अगर हिंदुत्व ही सिखाता है सबको कि वो इकट्ठे रहें, साथ रहें, और आपने हमेशा सुना होगा हिंदू और मुसलमान भाई भाई। कभी आपने किसी मुसलमान के मुंह से ये बात सुनी है कि उन्होंने ये बात कही है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई? और हिंदू हर सबको एक साथ लेके चलने वाला देश है, और हिंदू सबको साथ लेके चलता भी है। ठीक है, सबको साथ लेकर चलना, दया, करुणा, क्षमा, प्रेम, ये सब कुछ सिखाता है हिंदुत्व। ये प्रेम शुक्ला जी ने कहा था। लेकिन यहां से मैं बहस को सीधे मैं माजिद हैदरी के पास चलूंगा, उनसे पूछूंगा, प्रेम शुक्ला जी जो कह रहे हैं उसमें फैक्चुअली क्या गलत है, बताइए ना माजिद हैदरी। वो इस्लाम को देखिए, इस देश को सेकुलरिज्म अकबर बादशाह ने सिखाया। जब उसने रानी जोधा से शादी की, अकबर ने, मुगलों ने इस देश को सेकुलरिज्म सिखाया कि सोने की चिड़िया हमारा देश तब बना जब हमारे हिंदू भाई मेजोरिटी में थे और मुसलमान मुगलों की सरकार थी। ये सारा कुछ जो आज तक हमारे हिंदू भाई अगर है ना, तो मुगलों की देन है। तो आप पहले बताइए कि मुसलमानों ने सिखाया, हिंदुओं ने सिखाया? रानी लक्ष्मी भाई का हिंदू भाई मुगलों की देन है, मुसलमान था। हिंदू भाई मुगलों की देन है। हिंदुस्तान का इतिहास माजिद हैदरी कितने साल पुराना है? भारतीयता की बात करिए ना, इसमें धर्म कहां से आ गया? आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ बैठ करके चैनल पे इस्लामोफोबिया क्यों हो रहा है? भटियार खाने से यहाँ पे चाहे वो प्रवक्ता हो, चाहे आपका इनवाइटेड गेस्ट हो, हर आदमी उससे सवाल पूछा जाता है हिंदू धर्म पे, वो इस्लाम को नीचा दिखाना शुरू कर देता है। कोई कहता है साहब इस्लाम दंगाई है, कोई कहता है साहब मोहम्मद साहब और इमाम सारे खराब आदमी है, हम हिंदू सारे दूध के धुले हैं। अगर आप एक दूसरे के धर्म को इज्जत नहीं देंगे तो भारत का भविष्य सीधे तहसीन के पास चलता हूँ, मैं सीधे तहसीन के पास चलता हूँ। तहसीन, मुझे बताइए, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए। विवेक श्रीवास्तव जी, अब भारत के भविष्य की चिंता मत करिए, बहुत उज्जवल है, बहुत उज्जवल है भारत का भविष्य, आप चिंता मत करिए, आप मत परेशान होइए। तहसीन पूनावाला जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपने मेरे मूल सवाल का जवाब नहीं दिया। आप किसी धर्म विशेष पे टिप्पणी ना करें ना। हिंदुत्व लिंचिंग सिखाता है जो कहने की कोशिश की असदुद्दीन ओवैसी ने, बताइए। जब तक आप एक दूसरे के धर्म को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, भारत आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए एक दूसरे के धर्म के ऊपर भक्ति टिप्पणियां मत करिए, भारतीयता की बात करिए, देश के संविधान की बात करिए। जी सर, आपका प्रश्न था। संविधान की बात कर रहे हैं सर, संवैधानिक हक है हमारा डिबेट करना, उसी की बात कर रहे हैं हम। तहसीन पूनावाला दिखा रहे हैं बैठ करके चैनल पे, आप तो इस्लाम और कुरान और हजरत मोहम्मद और इमाम सबको नीचा दिखा रहे हैं। सर, हम किसी को नीचा नहीं दिखा रहे हैं, सबका सम्मान करते हैं, हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है सर। ये मेरे दर्शक हैं, ये मेरे दर्शक हैं, रैंडम जुड़ते हैं, हम जानते भी तो नहीं। मेरे ख्याल से ये तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की सबसे बड़ी हिमायती है। ना एक दूसरे की जाति पे उंगली उठा सकते हैं आप, ये संविधान ने आपको अधिकार नहीं दिया है। ठीक है कि यहाँ बैठ करके हम नफरत फैलाएं। तहसीन के आधार पर आप उसकी राजनीति कर सकते हैं, हम बात भी नहीं कर सकते। लेफ्ट पार्टियां उसकी राजनीति कर सकती है, हम बात भी नहीं कर सकते। विवेक श्रीवास्तव जी, बैन लगवा दीजिए, सभी डिबेट शो में बैन लगवा दीजिए। तहसीन पूनावाला, बताइए क्या हिंदुत्व लिंचिंग सिखाता है जो असदुद्दीन ओवैसी कहने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं सिखाता है, लेकिन आरएसएस एक टेररिस्ट संगठन से कम नहीं है। आरएसएस के हाथ में खून है, महात्मा गांधी ने कहा था, और आरएसएस हिंदुओं का प्रतिनिधि नहीं करता है। राजेंद्र प्रसाद जी अपने पत्र में लिखते हैं पटेल को आरएसएस के बारे में, ये कैसा संगठन है? ये एक सीक्रेटिव संगठन है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ये संविधान को नहीं मानता,
ये राजेंद्र प्रसाद, देश के पहला राष्ट्रपति, देश के गृह मंत्री सरदार पटेल को लिखते हैं। ये संगठन हिंदुओं का प्रतिनिधि बिल्कुल नहीं करता। और ओवैसी की बात में करके अपनी बात समाप्त करता हूं। एक गोलवलकर को रेलेवेंट लेने के लिए एक जिन्ना की जरूरत है, एक मोहन भागवत को रेलेवेंट लेने के लिए एक ओवैसी की जरूरत है। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है, जो नफरत फैलाते, जो जहर फैलाते, जो संविधान में विश्वास नहीं करते। क्योंकि गोलवलकर कहते हैं हमारा संविधान इंपोर्टेड है, ये संविधान भारत के लिए योग्य नहीं है। ये गोलवलकर ने कहा है बंच ऑफ थॉट्स में। ठीक है, मैं आऊंगा आपकी इस बात पर और इसी बात से बहस को आगे बढ़ाऊंगा कि क्या आरएसएस नफरत सिखाता है। ऐसा पटेल साहब ने आपके मुताबिक राजेंद्र प्रसाद जी को लिखा, हमारे भारत के प्रथम महामहिम राष्ट्रपति को। आगे इसी बात पर बहस को ले जाएंगे।